नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज हम पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी के जुबानी फायर दिखाएंगे। आज हमने संसद में दिए पीएम के भाषण से कुछ कीवर्ड्स निकाले हैं और कांग्रेस की सियासत को गहरे जख्म देने वाली एक कुंजी बनाई है। इसके अलावा पीएम के बयानों पर आधारित सत्ता का नंबर गेम भी है। फिर हम आपको उत्तर प्रदेश के बागपत लेकर चलेंगे, जहां पांडवों के लाक्षागृह पर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। बागपत की कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के मजार वाले दावे को खारिज कर दिया है और हिंदुओं को 108 बीघा जमीन पर मालिकाना हक दे दिया है। इसे लेकर छिड़े धर्मयुद्ध पर सत्ता की ऐतिहासिक कुंजी खोलेंगे। फिर आपको 3 ऐसे मौलानाओं से मिलवाएंगे जिन्होंने ज्ञानवापी से यूनिफॉर्म सिविल कोड तक अपने बयानों से नफरत की दुकान खोल दी है, जहर से भरी तकरीरें दी हैं, लोगों को भड़काने का प्रयास किया है। इसका अंजाम क्या हुआ, ये भी दिखाएंगे। फिर पेपर लीक गैंग के मन में दहशत पैदा करने वाली कुंजी। पेपर लीक को लेकर पहली बार संसद में एक बिल लाया गया है, जिसके मुताबिक पेपर लीक करने पर 10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले आज ये कुंजी जरूर देखें। लेकिन पहले देश की कुछ बड़ी खबरें। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा यह लोकतंत्र का मजाक है और हत्या है। दरअसल विपक्ष ने बीजेपी की जीत के बाद निर्वाचन अधिकारी पर वोट घोटाले का आरोप लगाया था। कोर्ट ने चुनाव का पूरा रिकॉर्ड जब्त करने के आदेश दिए। बड़ी राजनीतिक खबर झारखंड से भी। यहां चंपई सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। वोटिंग में सरकार के पक्ष में 47 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 29 विधायकों ने वोट डाला। आज विधानसभा में हेमंत सोरेन ने भी 23 मिनट का स्पीच दिया और केंद्र सरकार को चुनौती भी दी और कहा कि मुझ पर लगे आरोप साबित करें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और आज यूपी में योगी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। यह बजट 7,36,000 करोड़ का है। इसमें सरकार ने महिलाओं, युवाओं और किसानों पर फोकस किया है। साथ ही कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। लेकिन शुरुआत अब लोकसभा में पीएम मोदी की जुबानी फायरिंग से भरी स्पीच और उसमें छिपे संकेतों से कर लेते हैं। एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प ले लिया। आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आई। आज विपक्ष की जो हालत हुई ना, इसकी सबसे दोषी कांग्रेस पार्टी। कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो, सीमा करो। बहुत तोड़ा देश को। मोदी की गारंटी है मेरे तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाए। पीएम मोदी ने आज चुन चुनकर सियासी विरोधियों पर हमला किया। तय कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी ने शाम 5:15 से संसद में बोलना शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद जो भाषण था वो देने आए थे। इस दौरान 2024 में कम से कम 370 सीटों वाली जीत की गारंटी का जिक्र किया। परिवारवाद, एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करना, कैंसिल कल्चर, अटके भटके लटके प्रोजेक्ट जैसे कई शब्द बाण के साथ पीएम ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया। आपको दिखाते हैं पीएम के वो 7 प्रहार जो आज कांग्रेस नेताओं को सबसे ज्यादा चुभ रहे होंगे। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। और ये दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं दुकान खोली है, सब जगह पे बोलते हैं। दुकान को ताला लगने की बात आई। परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है,
जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। कांग्रेस में एक कैंसिल कल्चर डेवलप हुआ है। कुछ भी है कैंसिल, कुछ भी है कैंसिल। ये एक ऐसे कैंसिल कल्चर में कांग्रेस फंस गई है। अगर हम कहते हैं मेक इन इंडिया, तो कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। यानी मैं हैरान हूं, ये कोई मोदी की उपलब्धियां नहीं है, देश की उपलब्धियां है। इतनी नफरत कब तक पाले रखोगे? कांग्रेस के लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे, बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। मोदी की गारंटी है मेरे तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाए। कांग्रेस ने देश के सामर्थ्य पर कभी भी विश्वास नहीं किया। वे अपने आप को शासक मानते रहे और जनता जनार्दन को हमेशा कमतर आंकते गए। नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अक्ल के लोग होते हैं। इंदिरा जी ने जो लाल किले से 15 अगस्त को कहा था, जब कोई कठिनाई आ जाती है तो हम ना उम्मीद हो जाते हैं, कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि पूरे राष्ट्र ने ही पराजय भावना को अपना लिया है। आज कांग्रेस के लोगों को देख करके लगता है कि इंदिरा जी भले देश के लोगों का आकलन सही न कर पाए, लेकिन कांग्रेस का एकदम सटीक आकलन उन्होंने किया। कांग्रेस की सुस्त रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं। आज देश में
आज देश में जिस रफ्तार से काम हो रहा है, कांग्रेस सरकार इस रफ्तार की कल्पना भी नहीं कर सकती। और अब बात कर लेते हैं पेपर लीक मामले को लेकर। संसद में विपक्ष पर पीएम मोदी के शोले के अलावा जो महत्वपूर्ण बात रही वो पेपर लीक करने वालों पर शोले चलाने का इंतजाम रहा, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री बोले हैं वो सबसे ज़्यादा उसमें महत्वपूर्ण जो चीज़ें रही, वो एक बात उन्होंने बोली और वो थी कि अगला जो उनका तीसरा टर्म होगा उसमें और भी बड़े फैसले होने हैं। इससे बहुत बड़े संकेत दिए प्रधानमंत्री ने। वैसे जो 7 बड़े प्रहार हमने आपको दिखाए, इसके अलावा प्रधानमंत्री ने विपक्ष से यह भी कहा कि वो चाहें उन पर जितने पत्थर फेंकें वो रोकेंगे नहीं, उन पत्थरों को विकसित भारत की नींव में वो लगा देंगे। पीएम मोदी ये भी उन्होंने कहा कि जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं वो नामदार हैं, हम कामदार हैं, कामदारों को नामदारों से सुनना ही पड़ता है। मां भारती के कल्याण के लिए साथ आपका सहयोग चाहता हूं, 140 करोड़ देशवासियों की जिंदगी को और समृद्ध बनाने के लिए और सुखी बनाने के लिए। लेकिन अगर आप साथ नहीं दे सकते हैं और अगर आपका हाथ ईंटें फेंकने पर ही तुला हुआ है, तो आप लिख करके रखिए, आपकी हर ईंट को मैं विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए लगाऊंगा। आपके हर पत्थर को मैं विकसित भारत के जो सपनों को लेकर के आप चले उसकी नींव मजबूत करने के लिए मैं लगाऊंगा और देश को हम उस समृद्धि की ओर लेके जाएंगे। जितने पत्थर उछाल लीजिए, आपका हर पत्थर भारत के समृद्ध, भारत के विकसित भारत के सपने को समृद्ध बनाने के लिए हर पत्थर को मैं काम में ले लूंगा। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो कुल मिलाकर 2024 के लिए सत्ता वाला एजेंडा पीएम मोदी ने सेट कर दिया है। आज उनके भाषण में एक सधी हुई आक्रामकता थी, अपनी योजनाओं का जिक्र था। मोदी अपने गारंटी कार्ड में विपक्ष के लिए कांटे ही कांटे लेकर आए थे। उन्होंने गारंटी दी कि इस विपक्ष ने कई दशक तक विपक्ष में बैठने का संकल्प लिया है। उन्होंने सत्ता का जो नंबर गेम पेश किया उसके तहत एनडीए को 400 सीटें और बीजेपी को कम से कम 370 सीटें मिलने का दावा है। चुनावी नजरिए से देखें तो विपक्ष पर और खासतौर पर कांग्रेस पर कटाक्ष करके उन्होंने अपने फैंस को प्रसन्न किया और कहा कि वो अपने ऊपर फेंके गए पत्थरों का इस्तेमाल करके विकसित भारत की नींव का निर्माण करेंगे। लेकिन आगे लंबा चुनावी युद्ध है और 24 की लड़ाई का गणित इस भाषण से थोड़ा अलग होगा। अब इस राह को मत, मैं आपका साथ मांग रहा हूं। संसद में विपक्ष पर पीएम मोदी की हम जो आपको बातचीत बता रहे थे वो तो हमने आपको दिखाई, लेकिन इस सब के अलावा संसद में जो हुआ उसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है और वो है पीएम मोदी के शोले के अलावा जो हमने आपको बताने जा रहे हैं वो पेपर लीक करने वालों पर शोले चलाने का इंतजाम भी हुआ संसद में। इसलिए अब बात करते हैं पेपर लीक की सत्ता को चुनौती देने वाले विधेयक की। भारत जैसे देश में जहां एक बड़ा वर्ग सरकारी नौकरी पाने को सबसे बड़ी उपलब्धि मानता है, चाहे इसके लिए उसे घूस देनी पड़े, चीटिंग करनी पड़े, प्रश्न पत्र खरीदना पड़े, पेपर लीक करने पड़े या फिर किसी और से परीक्षा दिलाकर सरकारी नौकरी हासिल करनी पड़े, ऐसा करके वो अपनी पीठ थपथपाते हैं कि उन्होंने परीक्षा पास कर ली। लेकिन ऐसा करने वालों के लिए एक बुरी खबर है। सरकार ने नकल और पेपर लीक गैंग को रोकने के लिए आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एंटी पेपर लीक बिल पेश किया, जिसका नाम है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। इस बिल का मकसद पेपर लीक के लाभार्थी, पेपर लीक की इंडस्ट्री पर को रोकना है और इसी पर हमने आज सत्ता के एक लीकेज प्रूफ कुंजी तैयार की है, जिसमें आपके लिए बहुत विस्तार से इस पूरे मसले पर जानकारी होगी। लेकिन सबसे पहले इस बिल को समझ लेते हैं। सबसे पहले समझिए इस बिल का नाम क्या है। इसका नाम है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। इस बिल का मकसद क्या है? नाम से तय है कि परीक्षा में पेपर लीक और दूसरी गड़बड़ियों का रोकना इसका मुख्य मकसद है। अगला सवाल कि इस विधेयक में क्या है? बिल में पेपर लीक और दूसरे स्थान पर परीक्षा देने पर, दूसरे की जगह पर परीक्षा देने पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर पेपर लीक और नकल के मामले में कोई भी संस्थान शामिल होगा या वो पाया गया तो उससे परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। लोगों के मन में यह भी सवाल है कि यह विधेयक किन परीक्षाओं के लिए है, यानी ये हर परीक्षा पर लागू है या नहीं है।
कानून बनने के बाद यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग, नीट, मेडिकल और इंजीनियरिंग समेत कई परीक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है। कई राज्य सरकारों ने राज्य स्तर पर अलग अलग कानून बनाए हैं। ये राज्यों की परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा। इस बिल के जरिए यह भी साफ किया गया है कि अगर पेपर लीक हुआ तो इसकी जांच कौन करेगा। पेपर लीक और नकल के मामलों की जांच पुलिस उपाधीक्षक, सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी करेंगे। सरकार के पास केंद्रीय एजेंसी यानी सीबीआई को जांच सौंपने का अधिकार होगा। कुछ लोगों के लिए पेपर लीक होना बहुत साधारण बात हो सकती है। वो सोच सकते हैं कि एक परीक्षा है, कुछ बच्चे पेपर दे रहे थे और किसी ने उसे लीक कर दिया, लेकिन ऐसा है नहीं। पेपर लीक वो दीमक है जो पूरी युवा पीढ़ी को खोखला बना देती है। पेपर लीक करके गलत लोगों का चयन कराया जाता है। कुछ ऐसे लोग अफसर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर जो योग्य नहीं है। इसे आप योग्यता घोटाला भी कह सकते हैं। अयोग्य व्यक्ति पैसे खर्च करके पेपर लीक के जरिए बिना पढ़े उस जगह पर पहुंच जाता है जिसके योग्य वो है ही नहीं। अगर कोई अयोग्य व्यक्ति पेपर लीक की मदद से डॉक्टर बन जाएगा तो क्या ऑपरेशन करेगा? कोई अयोग्य व्यक्ति इंजीनियर बन जाएगा तो वो किस तरीके के पुल बनाएगा, कैसी इमारतें बनाएगा? तो पेपर लीक कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने की इंडस्ट्री है, जिसमें हर वर्ष करोड़ों रुपए दांव पर लगते हैं और कुछ लोग देश की इस बर्बादी के बदले तिजोरियां भरते हैं। पेपर लीक का कारोबार कितना बड़ा है अब ये भी समझ लीजिए। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 7 वर्षों में देश के अलग अलग राज्यों में 70 से ज्यादा प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, जिसमें 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं। अगर राज्यों की बात करें तो राजस्थान पेपर लीक के मामले में काफी कुख्यात रहा है। यहां 2015 से 2023 के बीच पेपर लीक के 14 से ज्यादा मामले देखे गए, जिसके बाद परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा। इन्हीं 7 वर्षों में गुजरात की स्थिति बहुत ज्यादा खराब रही है। यहां इसी अवधि में पेपर लीक की 14 घटनाएं हुई। उत्तर प्रदेश में 2017 से 2022 के बीच पेपर लीक की कम से कम 8 घटनाएं हुई। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर ही लीक होते हैं। स्कूल की परीक्षाओं के पेपर भी लीक किए जा रहे हैं और ये पूरा धंधा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में बिहार बोर्ड की क्लास 10 की परीक्षा 6 बार पेपर लीक उसमें हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में बोर्ड परीक्षा में 7 वर्षों में कम से कम 10 बार पेपर लीक हुए हैं। तमिलनाडु में 2022 में कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। 2023 के मार्च में असम में बोर्ड परीक्षा कॉमर्स का पेपर लीक हुआ तो दावा यह किया गया कि प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर 200 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक में बेचे जा रहे थे उस वक्त। ये सवाल कीमत का नहीं है, ये योग्यता के शॉर्टकट की कीमत है। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि अब बन रहा यह कानून पेपर लीक की महामारी के लिए एक वैक्सीन की तरह काम करेगा, जिससे पैसे के बल पर अयोग्य लोगों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग जाएगी। हमने इस मुद्दे पर परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र और छात्राओं से बात की। वो सरकार की पहल से खुश हैं। एक बार उनका रिएक्शन सुनिए, फिर आपको पेपर लीक के एक और पहलू के बारे में बताएंगे। जो विधेयक आ रहा है ये लाना कितना ज़रूरी था आप छात्रों के लिए? मैम ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम जो स्टूडेंट्स होते हैं हर साल मेहनत करते हैं और हम लोग जान रहे हैं कि हर साल बहुत ज़्यादा बच्चा पास होता है, 12th पास करता है, ग्रेजुएशन पास होता है और जो एक लिमिटेड कंपटीशन होना चाहिए वो जितना एग्ज़ाम डिले होता है उतना कंपटीशन बढ़ जाता है। 2 साल की मेहनत बेकार। हाँ, ये चीज़ तो है। इसमें एक कहावत भी शामिल हो जाती है जैसे कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। जो नकल करते हैं उनके लिए तो ठीक है कि उनने किया, गलती की है। जिनने गलती नहीं की वो तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतता है ना, खराब हो जाता है, उसका तो पूरा भविष्य खराब हो जाता है। एक्चुअली मेरे खुद कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत टाइम से मेहनत की थी, एग्ज़ाम्स दिए थे। लास्ट उनका लेखपाल का एग्ज़ाम ही था। वो जब उन्होंने दिया तो लास्ट में पता चला कि बहुत ज़्यादा धांधली हुई उस एग्ज़ाम में। और 2018 में वीडियो हुआ था, उसमें उनका सिलेक्शन होने के बाद में वो एग्ज़ाम कैंसिल करा दिया और दोबारा फिर से वो ठीक से रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। तो उनकी तो एज निकल गई, अब आगे उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कोई एग्ज़ाम देने का। हम तो चाहते हैं कि नकल ना हो, लेकिन जल्द से जल्द हम लोगों की जॉब की मिले। जो इस टाइम पे जो चल रहा है उससे तो हम लोगों का भविष्य बहुत खतरे में है। अच्छी बात है सरकार पेपर लीक पर कानून बना रही है, लेकिन आज इस कानून के साथ सरकार को उन लोगों के दर्द के बारे में भी सोचना चाहिए जिनका पेपर लीक के कारण समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है। सामान्य स्थिति में पेपर लीक होने पर परीक्षा रद्द कर दी जाएगी, लेकिन सरकार को यह सोचना चाहिए कि एक परीक्षा की तैयारी में एक परिवार क्या क्या खो देता है। सिर्फ एक परीक्षार्थी नहीं बल्कि पूरा परिवार इसकी तैयारी करता है, जबकि अधिकारियों की नाक के नीचे से पेपर लीक हो जाता है और वो बड़े आराम से कह देते हैं कि परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। आज उस पिता के दर्द को भी समझना होगा जो अपना पेट काट कर एक वक्त भूखा रहकर फटे कपड़े पहनकर अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए पैसे जमा करता है।
बिहार यूपी में उस आम किसान के बारे में सोचिए जो साल में मुश्किल से 1.5 से 2 लाख रुपए कमाता है और सारा पैसा बेटे को पढ़ाने में खर्च कर देता है। आप एक चार्ट से समझिए कि साल भर की कमाई एक पिता बेटे या बेटी को पढ़ाने में कैसे खत्म कर देता है और बदले में उसे मिलता है पेपर लीव। बिहार में सरकारी नौकरी की मांग सबसे ज्यादा होती है, इसलिए आपको बिहार के उदाहरण से समझाते हैं। बिहार के छोटे से गांव में रहने वाला शख्स जो साल में मुश्किल से 2 लाख रुपए कमाता है, वो अपने बेटे या बेटी को पढ़ाने के लिए पटना जैसे शहर में रखकर पढ़ाता है। और अगर पटना जैसे शहर में उनका बच्चा रहता है तो रूम रेंट कम से कम 4,000 तो लगेगा ही, जहां शांति से रहकर वो पढ़ पाए। इस महंगाई में राशन का खर्च कम से कम 3,000 रुपए तो आएगा ही। ट्यूशन पर कम से कम खर्च 2,000 रुपए होगा। महीने के 1,000 रुपए फॉर्म भरने, किताब खरीदने में जाएंगे। यानी साल में 2 लाख रुपए कमाने वाला पिता 1,20,000 सीधे सीधे अपने बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर देता है। उसके पास बचते हैं मुश्किल से 80,000 रुपए, जिसमें उसे घर चलाना है और खाने पीने की व्यवस्था भी करनी है, डॉक्टर और दवा का इंतजाम भी करना है और भविष्य के लिए कुछ बचाना भी है। ये सब कष्ट वो पिता इसलिए सहता है ताकि उसकी संतान पढ़ ले और उसे कहीं नौकरी मिल जाए। पिता के इस कष्ट को देखकर वो बेटा या वो बेटी पढ़ती भी है, परीक्षा की तैयारी भी करते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि वैकेंसी आए तो वो परीक्षा का फॉर्म भरे, परीक्षा दे पाएं और कहीं नौकरी पा लें। और जब वैकेंसी आती है, परीक्षा की तारीख आती है, तो एक नया संघर्ष शुरू होता है। बिहार और राजस्थान जैसे राज्य में एक परीक्षा का फॉर्म भरने में कम से कम 200 से 300 रुपए का खर्च आता है। एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचने के लिए कम से कम 200 रुपए का टिकट लेना होता है। टिकट लेने के बाद भी जरूरी नहीं कि ट्रेन में बैठने की जगह मिल जाए। कभी टॉयलेट के पास बैठकर तो कभी गेट पर लटककर वो परीक्षार्थी 8 से 10 घंटे की यात्रा करता है। सुबह उस शहर में पहुंचता है जहां उसे परीक्षा देनी होती है और जब वो परीक्षा देकर बाहर निकलता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया था और परीक्षा रद्द कर दी गई। यानी सारी मेहनत बेकार हो गई। सोचिए उस वक्त उस छात्र पर और उसके परिवार पर क्या गुजरती होगी जिसने अपने साल भर की कमाई अपने बेटे या बेटी पर खर्च कर दी। और यह भी जान लीजिए कि यह कोई एक साल की बात नहीं है, हर साल यही होता है और इसकी सीधी जिम्मेदारी नाकाम सिस्टम पर। और सत्ता में अब आपका परिचय देश में मौजूद ऐसे लोगों से करवाते हैं जो खुद को धर्म ज्ञानी समझते हैं, लाखों लोगों को अपना प्रभाव में रखने का दावा करते हैं, लेकिन जब भी जुबान खोलते हैं तो जहर उगलते हैं और अदालत के फैसले का सम्मान रखने के बजाय सब्र टूटने और कुर्बानी देने की बात करते हैं, जंग की बात करते हैं। पिछले 24 घंटों में मौलानाओं के भड़काऊ बयानों की वजह से नफरत की दुकानें खुल गई हैं और यह खतरनाक है, क्योंकि जिन लोगों पर समाज को सब्र और संयम का पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी है, वही अगर भड़काऊ बयान देंगे तो नतीजा विस्फोटक होगा। पहला नाम है इसमें मौलाना सलमान अजहरी, जो खुद को इस्लामिक स्कॉलर यानी विद्वान कहते हैं। अपने नफरत भरे बयान के बाद अब वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इनकी गिरफ्तारी से पहले कैसे आधी रात को आर पार की लड़ाई छिड़ गई, इसकी कहानी भी आपको बताएंगे। दूसरा नाम है मौलाना तौकीर रजा। ये इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख हैं। पहले भी विवादित बयान को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। अब ज्ञानव्यापी का नाम लेकर धर्म के बहाने लोगों को भड़का रहे हैं, जुमे के दिन मुसलमानों की गिरफ्तारी देने की बात कर रहे हैं। तीसरा नाम है साजिद रशीदी। मुस्लिम धर्मगुरु हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। यूसीसी के नाम पर मुस्लिमों के दिमाग में नफरत भर रहे हैं। इसका विरोध करते करते यह भी कह दिया कि मुस्लिमों को कुर्बानी देनी होगी। तो पहले बात करते हैं उस मौलाना की जो इस वक्त हेट स्पीच के मामले में सारी सीमाओं को लांघ चुके हैं, जिनके बयान के बाद गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। आज से 5 दिन पहले 31 जनवरी को मौलाना ने गुजरात के जूनागढ़ में धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला नफरती बीज बोया था। एक कार्यक्रम में इन्होंने न सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को उकसाया, बल्कि विरोध करते करते कुछ ऐसा बोल गए कि उनके पूरे शब्द हम आपको सुना भी नहीं सकते। पहले आप सुनिए मौलाना ने क्या कहा। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। जब मुंबई के घाटकोपर में पुलिस मौलाना को गिरफ्तार करने पहुंची तो आधी रात को महासंग्राम छिड़ गया। बड़ी संख्या में मौलाना के समर्थक थाने के बाहर पहुंच गए, नारेबाजी की, हंगामा किया, पत्थरबाजी की और फिर पुलिस के लाठीचार्ज वाले एक्शन के बाद माहौल शांत हुआ। बीती रात घाटकोपर में हुए हंगामे में 4 से 5 पुलिसकर्मी जख्मी हुए, जिसमें एक एसीपी रैंक का अफसर भी है। पुलिस ने 900 से 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। जोश में कभी होश न खोना चाहिए। हालात जैसे भी हैं, मैं आपके सामने हूं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बता रहा हूं, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं। मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात इनको करनी है वो कर रहे हैं। हम भी उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। लेकिन अगर कोई नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उसके साथ अगर ये सब सलूक होगा तो भीड़ तो इकट्ठी होनी है, नेचुरल है। नहीं, उन्होंने कहा था कि अभी कुत्तों का दौर है, एक वक्त हमारा भी वक्त आएगा। नहीं, ये गलत बात है। ऐसा कि अगर उन्होंने ऐसा कहा था तो गलत कहा। पुलिस स्टेशन तुमको मदद कर रहे हो, सब जन शांति से रहो। वो उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुंचाई है, ना किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट में मैंने कुछ बोला है। बस वहाँ पे एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि कुछ केस हो गया है, तो सुबह में आज पुलिस उनके घर पर आ गई। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। भड़काऊ बयान देने की रेस में एक और नाम है मौलाना तौकीर रजा का। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने सिर्फ बयान नहीं दिया, बल्कि ज्ञानवापी पर खुलेआम धमकी दी। आपको पूरा बयान सुनाएंगे और यह भी बताएंगे कि कैसे तौकीर रजा की इस मानसिकता का मुस्लिम धर्मगुरु भी विरोध कर रहे हैं। पहले तौकीर रजा की धमकी के 5 भड़काऊ कीवर्ड्स देख लीजिए। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी पर बेईमानी हो रही है, हमारी मस्जिदों को हथियाने की कोशिश हो रही है, मुस्लिमों की खामोशी को बुज़दिली समझा जा रहा है। अब आजादी का आंदोलन शुरू करना होगा, मुसलमानों को जेल भरो आंदोलन करना होगा। सरकार के दबाव में अदालत काम कर रही है। अदालत ये साबित करे कि अदालत में इंसाफ हो रहा है। बेईमानी का फैसला अगर नहीं किया गया था तो इनामात कैसे ले लिए, कैसे राज्यसभा के मेंबर बन गए, कैसे गवर्नर बन गए। बेईमानी की थी, अपना ईमान बेचा था उस जजेस ने, इसी वजह से उनको ये इनामात मिले। ठीक है, एक डिस्प्यूट खत्म हो गया, मुसलमानों ने बर्दाश्त कर लिया। अब ज्ञानवापी, उसके बाद मथुरा, उसके बाद ताजमहल, उसके बाद कुतुब मीनार, फिर 3000 मस्जिदें। कहाँ तक, कब तक सब्र का इम्तहान देंगे? अब हमें अपने देश को नफरतों, तासुब और बेईमानियों से निजात दिलाने के लिए हमें अपने आप को गिरफ्तार कराना है। तो जुमे का रोज़ हमारे यहाँ तय हुआ है और इसकी शुरुआत मैं बरेली से कर रहा हूँ और इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में ये गिरफ्तारियां दी जाएंगी। जितनी योजनाएं हैं सब योजनाओं में बराबर का अंश मुस्लिम को भी मिलता है, हिंदू को भी मिलता है, अगड़े को भी मिलता है, पिछड़े को भी मिलता है। यही सबका साथ, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास का भाव प्रधानमंत्री का है। और ज्ञानव्यापी पे जिस किस्म की बेईमानी की जा रही है, मैं तकलीफ इसलिए महसूस नहीं कर रहा हूं कि मेरी मस्जिद ज़बरदस्ती हथियाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि मैं इसलिए ज़्यादा बेचैन हूं कि मेरा मुल्क का कानून पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है कि यहाँ न्याय के मंदिरों में अन्याय होता है। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, शरिया से नहीं चलता। तो मौलाना तौकीर रजा क्या वो भारतीय नहीं है? भारतीय संविधान नहीं मानते, भारतीय कानून नहीं मानते। हमारी खामोशी को, हमारे देश प्रेम को, हमारी बुज़दिली समझा गया। मजबूरन आज हमें ये फैसला लेना पड़ा है। मोहतरम तौकीर रजा साहब को ऐसा जुमला नहीं बोलना चाहिए कि उन्हें न्यायपालिका पे भरोसा नहीं रहा। अफसोस की बात है, देश की अदालतों पर
अगर आदमी का यकीन हट गया तो फिर क्या होगा? तो धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले एक और मुस्लिम धर्मगुरु हैं साजिद रशीदी, जो अगयान वापी से लेकर यूसीसी तक सभी मसलों पर भड़काऊ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यूसीसी पर तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुस्लिम अब चुप नहीं रहेंगे। मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। हम सड़कों पे आए, जैसे किसान आए, मुसलमानों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर मुसलमान कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, हम सड़कों पर निकलें और सरकार के खिलाफ हम सामने आए और आकर ये बताएं और जताएं कि अगर हमारे धर्म पर किसी तरह का कोई अटैक करने की कोशिश की गई तो मुसलमान अब खामोश नहीं रहेगा। तो धर्म के नाम पर नफरत बांटने वाले ऐसे लोगों को आज वो संदेश जरूर सुनना चाहिए, समझना चाहिए जो पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अल्पसंख्यक धर्मगुरुओं ने दिया। मुलाकात के बाद धर्मगुरुओं ने संसद परिसर में कहा कि हमारी जाति, परंपरा, धर्म, प्रार्थना पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एक मनुष्य के रूप में हमारा सबसे बड़ा धर्म मानवता का है। हम इस देश में रहते हैं और देश ही हमारी प्राथमिकता है। हमारा आज का मिलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आज का पैगाम में मोहब्बत है। जहां तक पहुंचे आज हम ये बताना चाहते हैं, कितने लोग हम जातियों से, हम हमारी सबकी जातियां अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके अलग, पैगाम में मोहब्बत है, पैगाम देश है। देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।